गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं शिल्पी शर्मा, इंग्लिश लेक्चरर। आज आपकी इंग्लिश की क्लास लेने जा रही हूँ, जिसमें हम डिस्कस कर रहे थे हमारी यूनिट 4 प्लानिंग एंड मटेरियल डेवलपमेंट। इसमें कुछ टॉपिक्स जो हैं वो हमने लास्ट डिस्कस किए थे और आज हम मेन चीज़ डिस्कस कर रहे हैं जो कि आप सब जानते हैं, बार बार सुना भी है, पढ़ा भी है उसके बारे में, यानी कि CCE। पेज नंबर 335 पे आपको ये दिख जाएगा। इसमें हम जो बताने जा रहे हैं, आज हम पढ़ेंगे कि सतत और व्यापक मूल्यांकन, जिसको बोला जाता है कॉन्टीन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवैल्यूएशन, ये क्या है, ये कैसे किया जाता है, इसको करने का क्या उद्देश्य है और इससे रिलेटेड कैसी एक्टिविटीज़ जो है वो क्लास में होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं, इसमें इन्होंने ये बताया है कि कुछ चीज़ें जो हैं वो DLED फर्स्ट ईयर में डिस्कस कर चुके हैं और जो चीज़ें वहाँ डिस्कस नहीं की हैं वो ये आज DLED सेकेंड ईयर के इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे, जिसमें दो चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं। आप देखोगे, एक यहाँ पर डिफरेंस दे रखा है कन्वेंशनल असेसमेंट का और कॉन्टीन्यूस असेसमेंट का। सबसे पहले तो कन्वेंशनल असेसमेंट क्या होता है, कॉन्टीन्यूस असेसमेंट क्या होता है, हम ये चीज़ समझेंगे। देखो, कन्वेंशनल क्या होता है, किसी भी चीज़ जो कि पुराने तरीके से या पुराने टाइम से चली आ रही है, कोई भी ऐसा एक पैटर्न जिसको हम बोल सकते हैं पारंपरिक तरीका असेसमेंट करने का। और उसके बाद हमारा जो अब स्टार्ट हुआ वो हुआ कॉन्टीन्यूस, यानी कि निरंतर। अब इसमें क्या फ़र्क होता है, फ़र्क क्या है? सबसे पहले कन्वेंशनल तरीका क्या था, टर्म एंड रिटन टेस्ट, मतलब कि पूरा एक साल क्लासेस लग गई, उसके बाद लास्ट में पेपर ले लिए और उसका रिज़ल्ट दे दिया, बीच में कोई भी असेसमेंट नहीं हुई। ये तो हो गया पुराना या पारंपरिक पैटर्न। लेकिन अब जो CCE चल रहा है, जिसमें कॉन्टीन्यूस असेसमेंट होती है, यानी कि हर स्टेप पर बच्चे की असेसमेंट देखी जाती है, बच्चे की जांच किया जाता है, मूल्यांकन किया जाता है। जैसे कि उसमें क्या होता है, असेसमेंट एज पार्ट ऑफ टीचिंग और लर्निंग, मतलब कि टीचिंग और लर्निंग का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो कि कॉन्टीन्यूस असेसमेंट होता है। और इसमें क्या होती है, क्लासरूम्स में बेस्ड जितने भी असेसमेंट होते हैं वो सब इसके अंदर आते हैं। कन्वेंशनल असेसमेंट में टीचर इज़ द ओनली एग्ज़ामिनर, टीचर जो है वो अपने तरीके से पेपर बच्चे का ले लेता है और उसके अकॉर्डिंगली रिज़ल्ट निकल जाता है। ये तो हुआ पुराना तरीका, इसमें ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट किसकी हुई, टीचर की। लेकिन इसमें क्या है, लर्नर एंड टीचर्स टुगेदर असेस द अकरेंस ऑफ लर्निंग एंड आउटकम्स, यानी कि प्रोसेस क्या है और प्रोडक्ट। अब इसमें प्रोसेस का मतलब तरीके से या प्रोडक्ट का मतलब रिज़ल्ट से है या आउटपुट से है। इसमें लर्नर और टीचर दोनों इन्वॉल्व होते हैं इस असेसमेंट में टुगेदर उनकी इन्वॉल्वमेंट रहती है, जबकि इसमें सिर्फ टीचर ही ओनली एग्ज़ामिनर माना जाता है। इसमें मोस्टली जो नॉलेज होती है वो मेमोरी बेस्ड होती है। देखो, टीचर को जो याद है उसने अपनी मेमोरी के अकॉर्डिंगली पेपर बना दिया और बच्चे ने पेपर दे दिया और उसके एक आधार पर उन्होंने रिज़ल्ट निकाल दिया, एक बार में उसका टेस्ट लेके, एक बार ही उसका पेपर लेके। और टीचर ही जानता है कि इस जांच का या इस असेसमेंट का उद्देश्य क्या है। उद्देश्य क्या है, बच्चे को पास करना है, बच्चा अगली क्लास में बच्चे ने कितना सीखा है, बस ठीक है, बच्चे का पेपर लेना है। तो ये एक पारंपरिक तरीका है, पुराना पैटर्न है। और इसमें क्या होता है, इसमें क्या चीज़ देखी जाती है, इसमें देखी जाती है कि ये एप्लीकेशन बेस्ड है, यानी कि इसमें मोस्टली लैंग्वेज यूज़ की जाती हैं, देखी जाती है बच्चे ने क्या सीखा, कितना सीखा, कहाँ कमी रह गई, कहाँ किस चीज़ को टीचर समझाने में कम रह गया, कहाँ लर्नर की कमी है और कहाँ टीचर की कमी है। बोथ द टीचर एंड लर्नर नो द पर्पस ऑफ असेसमेंट, दोनों ही जानते हैं कि इस असेसमेंट का पर्पस क्या है। जैसे कि क्या होते हैं, प्रथम टेस्ट, द्वितीय टेस्ट, तृतीय टेस्ट, ये मूल्यांकन हो गए। हर कुछ टाइम बाद, कुछ सिलेबस होने के बाद कुछ टेस्ट हेल्ड किए जाते हैं। जैसे इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में FA1, FA2, SA1, SA2,
ठीक है। तो वो फॉर्मेटिव और समेटिव दोनों तरीके के असेसमेंट होते हैं, यानी कि कॉम्बिनेशन होता है दोनों का। और ये होता है इनफॉर्मल तरीका, अनौपचारिक तरीका है, जबकि ये क्या होता है, एक वेरी फॉर्मल, यानी कि मोस्टली इसमें समेटिव होता है कि पूरा एक साल का इकट्ठा जो था वो टोटल एक उसमें जोड़ लगा दिया। लेकिन इसमें क्या हुआ, इसमें फॉर्मेटिव और समेटिव दोनों देखे जाते हैं। फॉर्मेटिव यानी कि पहले टेस्ट में बच्चे की क्या बच्चे ने क्या रिज़ल्ट दिया था, बच्चे के कितने नंबर आए थे, दूसरे में कितना आया, तीसरे में कितना आया, उन तीनों को जोड़ा जाएगा। फिर लास्ट वाले में हाफ ईयरली देखी जाएगी, फिर फाइनल ईयर देखी जाएगी। तो इन सब का जोड़ लग के टोटल कुल योग बनता है। फिर उसके बाद ये फोकस किस पे करता है, आउटकम्स के ऊपर और अचीवमेंट बेस्ड के ऊपर, कि क्या आउटकम निकले और क्या उसने अचीव किया। जबकि ये फोकस करता है बोथ, यानी कि प्रोसेस और प्रोडक्ट के ऊपर, कि क्या हमने ये जो प्रोसेस फॉलो की, क्या हमने ये जो 3 टेस्ट लिए, हाफ ईयरली ली, फाइनल ईयर लिया, ये जो प्रोसेस है इससे हमको कितना बेनिफिट मिला। क्यों? क्योंकि उसमें क्या होता है, पूरे सिलेबस को टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है। कुछ जैसे 1-2 यूनिट पहले टेस्ट में दे दी, फिर दूसरे में दे दी, फिर तीसरे में दे दी, हाफ ईयरली में आधा सिलेबस आ गया, फाइनल ईयर में जो पिछला था वो कम आया, आगे वाला ज़्यादा आया। लेकिन इसमें क्या होता है कि पूरा ही एक बार में पेपर जो बनेगा पूरे ही पेपर में से या पूरे ही सिलेबस में से बनेगा, जो कि मोस्टली जो प्राइवेट बच्चे जो पढ़ते हैं वो एक बार ही पेपर देते हैं। वो कन्वेंशनल असेसमेंट होती है उनकी ये असेसमेंट हो ही नहीं पाती, क्योंकि जो रेगुलर बच्चा होगा, रेगुलर बच्चे को तो उस तरीके से निरंतर असेसमेंट देनी पड़ेगी, कॉन्टीन्यूस टेस्ट देने पड़ेंगे। जबकि जो प्राइवेट बच्चे होते हैं जो पढ़ते हैं जो कि रेगुलर नहीं पढ़ पाते हैं, उनके लिए कन्वेंशनल असेसमेंट होती है। साल में एक बार आप टेस्ट दो और पेपर दो और उसके अकॉर्डिंगली आपके नंबर आ जाएंगे। अब हम ये देख रहे हैं कि इसमें सीसीई ने इंक्लूड क्या क्या चीज़ें की, मतलब कि उसके मेजर ऑब्जेक्टिव्स क्या थे। मेजर ऑब्जेक्टिव्स देखो, लैंग्वेज असेसमेंट का ही है। उन्होंने क्या करना है कि लैंग्वेज असेस करनी है कि बच्चा जो है उसका लैंग्वेज का करिकुलम है, कि भाषा के जो भी पाठ्यक्रम है उस पाठ्यक्रम को बच्चे ने कितना सीखा है। उसके अलावा जैसे कि असेसमेंट और उसकी प्रोसेस जो है वो 2 जनों को हेल्प करती है, जैसे कि लर्नर को हेल्प करती है सीखने में और टीचर को हेल्प करती है यह जांचने में कि इस प्रोसेस से बच्चा कितना सीख पाया। तो उसको उसका रिज़ल्ट पता चल जाएगा, उसको इवैल्यूएशन हो जाएगा कि मैंने बच्चे को ये यूनिट इस तरीके से पढ़ाई थी और बच्चे ने इसका टेस्ट दिया, इसमें उसके अच्छे नंबर आए हैं। उसके बाद क्या होता है, असेसमेंट होती है लर्निंग की, क्लासरूम असेसमेंट होती है, क्लासरूम बेस्ड होती है और टीचर उसको नोटिस करता है, टीचर ही उसको जांचता है कि किस तरीके से बच्चा उसको कर पा रहा है, क्या बच्चा लिसनिंग कर पा रहा है, स्पीकिंग कर पा रहा है। क्योंकि ये 2 चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि लैंग्वेज सीखने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट मान लो। यानी कि जब आप लिसनिंग कर पा रहे हो अच्छे से, दैट मीन्स आप उसको अच्छे से समझ पा रहे हो, तभी आप उसको स्पीक कर पा रहे हो, उसको आप बोल पा रहे हो। तो सीसीई का जो मेन जो है वो इस चीज़ों के ऊपर जो है ऑब्जेक्टिव्स फ्रेम किए हुए हैं। और इसके लिए टूल्स क्या होती हैं, टूल्स जैसे कि क्या क्या चीज़ें हम इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। जैसे उन्होंने कुछ चीज़ें इसमें डाल रखी हैं कि इस करिकुलम को या इनके ऑब्जेक्टिव्स को फुलफ़िल करने के लिए या प्राप्त करने के लिए आप ऑब्जर्वेशन शेड्यूल बना सकते हैं, पोर्टफोलियो बना सकते हैं, कोई असाइनमेंट दे सकते हैं बच्चे को, कोई ग्रुप और पेयर में कोई एक्टिविटी करा सकते हैं, क्लासरूम में रोल प्ले हो सकता है, डिबेट हो सकता है, इंटरव्यू कर सकते हैं, रिटन टेस्ट कर सकते हैं, या ग्रुप और इंडिविजुअल कोई प्रोजेक्ट दे दिया और बच्चे को ये देखा कि अब वो उसका असेसमेंट चेक कर लिया उसके बेस के ऊपर कि बच्चे ने वो प्रोजेक्ट कैसा बनाया है, बच्चे ने इंटरव्यू कैसा दिया है, बच्चे ने असाइनमेंट कैसा बनाया है। यही सब चीज़ें आती हैं टूल्स में। अब क्या होता है कि हम पढ़ रहे थे इसके साथ ही गाइडलाइंस फॉर सिलेबस डेवलपमेंट की। देखो, स्टेज फर्स्ट और स्टेज सेकंड जो है वो डीएलएड फर्स्ट ईयर में आप पढ़ चुके हैं, और अगर उसमें कुछ लग रहा है कि नहीं भी हमें उसको भी पढ़ना है या उसको भी समझना है, तो मेरी जो यही यूनिट सेम डीएलएड फर्स्ट ईयर में चल रही है, स्टेज फर्स्ट और स्टेज सेकंड में उनको करा चुकी हूँ और उनकी वीडियोस मैंने उनको डाली है। अगर आपको देखनी है तो आप उसको यूट्यूब पे स्टेज फर्स्ट और स्टेज सेकंड से रिलेटेड चीज़ें देख सकते हो। लेकिन आपके सिलेबस में स्टेज थर्ड है जो कि स्टार्ट होती है अपर प्राइमरी
बच्चों के लिए, जो कि क्लास 6, 7 और 8 के लिए है। अब ये जो है स्टेज थर्ड जो है, इसमें मेनली चीज़ें क्या क्या उन्होंने हाईलाइट कर रखी हैं। देखो, सबसे पहले तो कि ये बच्चा क्या है, ये बच्चा अब 6th क्लास वाला जो बच्चा है, वो बच्चा प्राइमरी लेवल के बच्चे से बिल्कुल डिफरेंट होगा। ठीक है, थोड़ा परिपक्व मिलेगा आपको, मैच्योर मिलेगा, पहले से मैच्योर होगा, चीज़ों को समझ पाएगा। ठीक है, और इसमें एक ट्रांजिशन फेज़ होता है। देखो, अब इसके बाद डायरेक्टली बच्चा हाई स्कूल में जाने वाला है। ठीक है, तो उसको हमें उस तरीके से प्रिपेयर करना पड़ेगा कि वो हाई स्कूल के कंटेंट को समझने के लायक हो सके। और उसके अलावा क्या होता है, अब अपर प्राइमरी का अगर हम तुलना करें प्राइमरी से, तो ऑब्वियसली जो बुक्स हैं उसमें जो चीज़ें हैं वो प्राइमरी लेवल से ज़्यादा होंगी, तो कंटेंट क्या हो गया टेक्स्ट बुक का, बढ़ गया। उसके अलावा ये चीज़ें किस पे काम में करती हैं, लैंग्वेज लर्निंग पे। लैंग्वेज लर्निंग यानी कि 2 लैंग्वेज लर्निंग होनी चाहिए। जैसे कि फर्स्ट लैंग्वेज लर्निंग तो वो मानते हैं मदर टंग को, ठीक है, उसमें उसकी प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए, वो उसके लिए एबल होना चाहिए। और सेकंड लैंग्वेज क्या होती है हमारी, इंग्लिश, यानी कि वो इंग्लिश लैंग्वेज को समझ सके, उसकी बुक रीड कर सके, उसके क्वेश्चन को समझकर उसका आंसर कर सके। इसके ऊपर ध्यान दिया जाता है, उसका फॉर्मल असेसमेंट किया जाता है लैंग्वेज का। उसके अलावा क्या करते हैं, वोकैबलरी डेवलप करते हैं। वोकैबलरी डेवलप क्यों करते हैं, बच्चों को शब्दार्थ याद करने के लिए दिए जाते हैं। बच्चों के पेपर में भी आप देखोगे तो मीनिंग पूछा जाता है। मीनिंग इसलिए पूछा जाता है कि बच्चा उसको याद करे और बच्चा उसके अर्थ को कहाँ पे काम में लेना है वही चीज़ भी समझ सके। ये किसके थ्रू किया जाता है वोकैबलरी डेवलपमेंट, थ्रू रीडिंग। क्लास में बच्चे को रीड कराया जाता है, बच्चे को खड़ा होकर बोला जाता है कि आप लेसन रीड करो और उसके साथ उसका अनुवाद भी करो। इसका मतलब जब बच्चा उस शब्द के अर्थ को समझेगा तो बच्चा उसके अनुवाद को भी अपने आप धीरे धीरे सीख सकता है या करने की कोशिश करेगा। ये हो जाता है स्टेज थर्ड के मेनली जो भी उनके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। अब हम जर्नल ऑब्जेक्टिव्स पढ़ते हैं तो स्टेज थर्ड में उसमें सबसे पहले क्या आता है कि वो रीड कर सके, क्या, रीड विद अंडरस्टैंडिंग टेक्स्ट ऑफ लॉन्गर लेंथ। क्योंकि अब मैंने तुम्हें पहले ही कहा कि कंटेंट ज़्यादा होगा, चैप्टर्स ज़्यादा होंगे, चैप्टर बड़े होंगे। चैप्टर के कंटेंट में ज़रूरी नहीं है कहानी हो सकता है कि कोई ऐसी चीज़ें हों जो कि राष्ट्र निर्माण या भारत निर्माण से संबंधित ऐसी चीज़ें हों, तो उसको वो अच्छे से अंडरस्टैंड करे और उसको समझ सके। और उसके अलावा उसमें क्या है, टू अंडरस्टैंड, enjoy and appreciate a wide range of text representing different culture, ethnic groups और societies। मैंने तुम्हें पहले ही बोला है कि ऐसे ही चैप्टर्स भी आ सकते हैं जो कि डिफरेंट कल्चर के ऊपर बेस्ड हों या डिफरेंट सोसाइटीज़ के ऊपर बेस्ड हो। तो उन चीज़ों की जितने भी टेक्स्ट जो आ रहे हैं उसमें जितने भी शब्द आ रहे हैं उन शब्दों का उच्चारण करना आए, उन शब्दों का अर्थ करना आए और उनका अनुवाद करना आए। तो बच्चे को इस लायक बनाना है। और टू बी एबल टू आर्टिकुलेट या इंडिविजुअल पर्सनल रिस्पॉन्स इफेक्टिवली। उसके अलावा क्या है, बच्चे को खड़ा होकर बच्चे से अगर कोई सवाल पूछा जा रहा है तो बच्चा उसका जवाब देने के लायक हो, ये करना है। उसमें इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि बच्चा उसका आंसर कर सके। टू यूज़ लैंग्वेज एंड वोकैबलरी एप्रोप्रिएटली, मतलब अच्छे से उसकी लैंग्वेज को यूज़ कर सके, वोकैबलरी सही ढंग से उच्चारण करनी आए, उसको बोलने में कहीं भी हिचकिचाहट नहीं हो। और उसके अलावा क्या है, जो भी उसके थॉट्स हैं, जो भी उसकी आइडियाज़ हैं दिमाग में आ रहे हैं, उसको राइटिंग के थ्रू वो अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर सके। क्योंकि पेपर में क्या होता है, ज़रूरी नहीं है हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आए। कई बार ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जिसमें हमारे खुद के विचार हमें डालने पड़ते हैं। जैसे कि अगर आप स्कूल के प्रधानाध्यापक होते तो आप क्या करते, अगर आप ये होते तो आप क्या करना चाहते हैं, या समाज सेवा के रूप में आप किस तरीके से अपनी भूमिका निभाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चन का जवाब देने के लिए बच्चे को अपने थॉट्स डालने पड़ेंगे। तो अपने थॉट्स को किस तरीके से अरेंज करना है, किस तरीके से मैनेज करना है, प्रॉपर डिक्शनरी का यूज़ करके उसको कहाँ पे क्या चीज़ यूज़ करनी है, ठीक है, ये सब आनी चाहिए। और जितने भी एक्सपीरियंसेस हैं, विचार हैं, उसको अपनी राइटिंग से लिंक करना कि अगर मैं प्रिंसिपल होता या अगर मैं स्कूल का प्रधानाचार्य होता तो मैं सबसे पहले ये करवाता, या मेरे जो है काम जो है वो करने का ये तरीका होता।
मैं इस चीज़ में सबसे पहले चेंज लाता। तो ये सब क्या है, उसके विचार हैं, उसके आइडियाज़ हैं। इसके साथ साथ वो अपने एक्सपीरियंस को भी डालेगा। एक्सपीरियंस कितने, कि हाँ भी स्कूल में एक टाइम ऐसा हुआ था, या उसके साथ ऐसा हुआ था, ऐसा नहीं होना चाहिए था, या ऐसा होना चाहिए था। तो इन सब चीज़ों को वो डालेगा। और उसके साथ उसकी राइटिंग किस तरीके से होनी चाहिए, जैसे कि क्या, जितने भी कोई भी कोई शब्द लिख रहे हैं, ठीक है, उसमें कब पूर्ण विराम आएगा, कब कोमा आएगा, कहाँ हमें रुकना है, कब हमें बोलना है, ठीक है, कहाँ हमें पॉज़ देना है। उसके अलावा तर्क वितर्क करना, उसको उसके एबल होना चाहिए। उसको आर्गूमेंट, कोई भी एक थीम दे दिया, कोई टॉपिक दे दिया डिबेट का, उसको उसमें आर्गूमेंट करना है, तो वो उसके एबल होना चाहिए करने के। और जितने भी बच्चों को जोक्स, स्किट या चिल्ड्रन की कोई भी बच्चों की फ़िल्म्स हैं या पहेली हैं, उसको बुझाने में उसको मतलब इस तरीके से कि वो उसको समझे पहेली को, और उसका जो है उत्तर निकाले, और उसका आंसर झट से दे दे। ठीक है, तो ये होता है स्टेज थर्ड, यानी कि अपर प्राइमरी के बच्चों को सिखाने की चीज़ें या उनको पढ़ाने की चीज़ें। तो ये आज का हमारा टॉपिक यही कंप्लीट होता है। आप इसको एक बार अपनी बुक में पढ़ लें, पेज नंबर 337 पर। और अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे से पर्सनली पूछ सकते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन कर लें। थैंक यू।